आज आज 10 जून 2025 है, हमारा फाउंडर्स डे का 90 साल आज हो गए हैं ए की स्थापना को। एंड वी आर ब्लेस्ड टू बी इन दिस मीटिंग टुडे टुगेदर एंड ऑल सोबर। एंड वी आर रीडिंग अल्कोहलिक्स एनोनिमस कम्स ऑफ एज, जो ए के इतिहास पे निर्धारित हमारी किताब है। और हमने इसकी शुरुआत कल करी थी, परसों कल इसी रादर। और हम जैसे कि मैंने बताया, हमने पहले 5 या 6 पैराग्राफ मेरे ख्याल से हमने पढ़नी है। और जो आखिरी पैराग्राफ हमने कल पढ़ा था वो था, एट द कन्वेंशन इट वाज वाइडली अप्रिशिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट नोबडी हैड इन्वेंटेड अल्कोहलिक्स एनोनिमस। इसकी निजात किसी एक व्यक्ति या किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं करी थी। एंड देयर मेनी स्ट्रीम्स ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि प्रभाव की धाराएं बहती चली गई, तब जाके कहीं ईश्वर की कृपा से ए का मकसद पूरा हुआ, ए का गठन हुआ और ए अपने काम में कारगर सिद्ध होने लगा। एज पर्पस, क्या लक्ष्य था, क्या मकसद था, उसकी पूर्ति होने लगी। अब अगला पैराग्राफ पे जा रहे हैं हम। Several of our non-alcoholic friends of medicine, of religion, and of AA's board of trustees had come all the hot and dusty way to St. Louis to share that happy occasion. अब देखो, यहाँ पे बहुत सारी शख्सियतों का नाम आने वाला है, एक एक करके। कुछ अल्कोहलिक हैं, कुछ नॉन अल्कोहलिक है, लेकिन एक के बाद एक इतने नाम आएंगे, इतनी पर्सनैलिटीज आएंगी, इतने कैरेक्टर्स आएंगे कि मेरे तो भैया पसीने छूट रहे हैं देख देख के कितने सारे नाम एक बात एक साथ आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, जैसे जैसे नाम सामने आएंगे, कुछ लोग धर्म से संबंधित हैं, कुछ लोग मेडिसिन से यानी कि चिकित्सक क्षेत्र से संबंधित हैं, कुछ लोग वकालत से संबंधित हैं। तो there's people from various streams who have contributed, नॉन अल्कोहलिक्स भी, अल्कोहलिक्स भी हैं। मैं इन पे एक सरसरी नजर डालूंगा सिर्फ। इसके इनके बारे में और किसी को गहराई से जानकारी प्राप्त करनी हो तो वी आर ब्लेस्ड टू हैव राजेश विद अस। राजेश भाई हमारे साथ रहेंगे तो और गहराई में जाके इन शख्सियतों के बारे में बताएंगे। लेकिन मैं, क्योंकि ये नाम आते जाने वाले हैं, जैसे हम रीडिंग आगे बढ़ाएंगे अपनी, मैं इन पर सिर्फ एक सरसरी नजर डालूंगा ताकि हम इनको आज हम इन लोगों से परिचित हो सके। इनके बारे में गहराई में और भी बहुत ज्यादा लिखा हुआ है आगे जाके पन्नों पे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इनको एक इंट्रोडक्शन के रूप में मैं उनको इंट्रोड्यूस करूंगा कि थे कौन है। So he says, A board of trustees had come all the hot and dusty way to St. Louis. सेंट लुइस शहर की थोड़ी सी जो हम अगर देखें लोकेशन क्या थी, तो सेंट लुइस जो है वो दो नदियों के बीच में, मसूरी एंड मिसिसिपी नदियों के बीच में। और यहाँ का क्लाइमेट गर्मी में हॉट एंड ह्यूमिड है, यानी कि गर्मी है और एक तरह की उमस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है समर्स। विंटर्स में उतनी ही ठंड होती है क्योंकि आर्कटिक रीजन से यहाँ ठंडी बर्फीली हवाएं। तो थोड़ा सा एक्सट्रीम सा क्लाइमेट है सेंट लुइस का। तो ये कन्वेंशन जुलाई 1 से 3 में हुई थी 1955 में। तो ग्रीष्म काल था, वहां समर का टाइम था। इट वॉज हॉट एंड इट वॉज ह्यूमिड। सो ही सेइंग दैट ये सब आए थे हॉट एंड डस्टी वे on the share to share the happy occasion and tell us about their own experiences of participation in the growth of A. कि A की जो विकास हुआ है उनमें उनका जो योगदान रहा है, उस योगदान के क्या अनुभव रहे, क्या तजुर्बे रहे, उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, उनके बारे में उन्होंने बात करी यहाँ पे। अब यहाँ पे एक एक करके लोगों के नाम आएंगे दोस्तों, जहां तक मैं शेयर कर सकता हूँ आपके साथ छोड़ूंगा। There were men like clergyman Sam Shoemaker, whose early teachings did so much to inspire Bob, Dr. Bob and me. पहले हम आते हैं क्लर्जीमैन सैम शूमेकर पे। सैम शूमेकर का जन्म 1893 में हुआ था, मृत्यु 1963 में। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सैम शूमेकर, बिल डब्ल्यू लगभग एक हम उम्र थे। बिल डब्ल्यू was born in 1894, I think 1894-96, died in 1971। और यहाँ पे सैम शूमेकर था 1893 born, died 1963। ये चर्च के सबसे बढ़िया प्रचारकों में से एक थे, बेस्ट प्रीचर्स। बिशप सेंट्रिक चर्च था, एपिस्कोपल चर्च, उसके ये बेस्ट प्रीचर्स में से थे। ऑक्सफोर्ड ग्रुप के जो हेडक्वार्टर्स थे यूएस में, उनके ये प्रधान थे सैम शूमेकर। और यही इनकी बिल डब्ल्यू से मुलाकात हुई। इन्होंने ऑक्सफोर्ड ग्रुप का प्रचार और उसका बढ़ावा सिर्फ न्यूयॉर्क में नहीं किया,
इन्होंने एक्रोन ओहायो में जाके भी ऑक्सफोर्ड ग्रुप को पढ़ाया, वहां पे जाके दिया, इसलिए उनकी जानकारी डॉक्टर बॉब से भी थी। इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया बिल डब्ल्यू ने कि डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू दोनों इनसे काफी प्रभावित थे। 1941 में जब ऑक्सफोर्ड ग्रुप से ये थोड़े दिनों के लिए ये अलग हो गए थे, 1941 में फ्रैंक बुचमैन थे ऑक्सफोर्ड ग्रुप के जो स्थापना करने वाले थे, फाउंडर ऑफ ऑक्सफोर्ड ग्रुप, तो 1944 में अलग हो गए थे ऑक्सफोर्ड ग्रुप से। ऑक्सफोर्ड ग्रुप का अलग एक विभाग था, ऑक्सफोर्ड ग्रुप मीटिंग्स फॉर ड्रंक्स, वो होते थे, और उसमें बिल डब्ल्यू ने अपने आप को अलग कर दिया था और ए का गठन किया 1935 में। तो 1935 से लेकर 1942 तक कुछ हद तक सैम शूमेकर जो थे वो बिल डब्ल्यू से नाराज रहे कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड ग्रुप को क्यों छोड़ दिया, लेकिन जरूरी था ऑक्सफोर्ड ग्रुप को छोड़ के अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जब स्थापना हुई 1935 में, तो ये जरूरी था कि बिल डब्ल्यू अलग होके ये अलग से ये एक फेलोशिप जो थी, एक संस्था जो थी वो बनाए, क्योंकि ऑक्सफोर्ड ग्रुप में रह के उनका पूरा मकसद सिद्ध नहीं हो रहा था शराबीपन को दूर करने का या शराबीपन का इलाज करने का। सैम शूमेकर के बारे में अभी हम इतना ही बोलेंगे, और उनकी जो अर्ली टीचिंग्स थे, दे डिड सो मच टू इंस्पायर डॉक्टर बॉब एंड मी। दूसरी शख्सियत, देयर वाज बिलोवेड फादर डाउलिंग whose personal inspiration and whose recommendations of A to the world did so much to make our society what it is. फादर डाउलिंग एक और धार्मिक शख्सियत थी। फादर डाउलिंग का जन्म हुआ 1898 में, मृत्यु 1960 में। पूरा नाम फादर एडवर्ड डाउलिंग। ही वाज अ जीजुइट प्रीस्ट, यानी कि वो जीसस के मानने वाले प्रीस्ट थे, जो एक सेना सी बनाई थी उन्होंने ईश्वर का काम करने, ईसाई धर्म के अंतर्गत। ये भी स्पिरिचुअल एडवाइजर थे बिल डब्ल्यू के। और 1940 में इनका मिलन कैसे हुआ, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ा सा मैं इस पर नजर डालता हूँ। 1940 में इनके एक दोस्त की पत्नी की मृत्यु हो गई थी, वो शराब पी पी के पागल हो रहा था, मौत के कगार पे पहुंच गया था। फादर एडवर्ड डाउलिंग ने ए के बारे में सुना था, तो वो खास तौर से न्यूयॉर्क गया बिल डब्ल्यू से मिलने, और जब वो बिल डब्ल्यू से मिला, इतना प्रभावित हुआ अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम से कि उसने जो 12 स्टेप का प्रोग्राम था उसके बारे में उसने पहले भी कुछ सरसरी नजर में पढ़ा था कि कुछ लेखों में। और फादर डाउलिंग खुद यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा, सेंट लुइस का ही निवासी था। उसका होम टाउन जो था सेंट लुइस ही था, जहाँ पे ये कन्वेंशन 1955 की हो रही है। और जब बिल डब्ल्यू से मिलने गया अपने दोस्त की मदद करने के लिए, वो इतना प्रभावित हुआ कि उसके बाद वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के साथ अपनी मृत्यु तक, यानी कि 1960 तक जुड़ा ही रहा। फादर डाउलिंग भी खुद अल्कोहलिक नहीं था, लेकिन उसको दो डिसऑर्डर्स थे, एक था स्मोकिंग और एक था ओवर ईटिंग। इन दोनों से वो परेशान था, और उसने 12 कदम के प्रोग्राम के जरिए इन दोनों समस्याओं से निजात पाया, उसको राहत मिली दोनों इन समस्याओं से। तो वो 12 कदम के प्रोग्राम से भी बहुत प्रभावित था, और उसके बाद वो स्पिरिचुअलिटी में तो फादर तो था ही, वो धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में अग्रसर था, और ये बिल डब्ल्यू का स्पिरिचुअल एडवाइजर बना। 1944 में उसने सेंट लुइस में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पहली मीटिंग खोली, एक नया चैप्टर ए का सेंट लुइस में स्थापित किया। ये थे फादर डाउलिंग। एंड देन देयर वाज डॉक्टर हैरी टाइबॉट। ये दो धार्मिक सज्जनों से हमारी मुलाकात हो गई है। अब हम आते हैं मेडिकल फील्ड में, मेडिसिन में। डॉक्टर हैरी टाइबॉट उस जमाने के, उस पीरियड के बहुत ही माहिर मनोवैज्ञानिक, साइकेट्रिस्ट, फर्स्ट फ्रेंड ऑफ साइकेट्री यानी कि मनोविज्ञान के पहले हमारे ए के दोस्त, who very early began to use A concepts in his own practice. सबसे पहला साइकेट्रिस्ट था जिसने ए के जो सिद्धांत थे, ए के कॉन्सेप्ट से भी कह रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड सर्विस की बात भी कर रहे हैं यहाँ पे। ए कॉन्सेप्ट यानी कि ए के सिद्धांत, ए किस नजरिए से चीजों को देखता है, खासतौर से शराबीपन की बीमारियों को, उसने अपनी प्रैक्टिस में इन चीजों को लागू किया अपने मरीजों के साथ। एंड whose good humor, humility, penetrating insight and courage have meant so much to all of us. उनके हास्य मजाक
मिजाज, ह्यूमिलिटी, विनम्रता एंड पेनिट्रेटिंग इंसाइट, यानी कि चीजों को गहराई से और दूरनी दृष्टिकोण से देखना, समझना, परखना, और उनकी हिम्मत, इन सब ने बहुत मददगार सिद्ध हुए और बहुत काम किया ए के विकास के लिए। इट वॉज डॉक्टर टाइबॉट हेल्प बाय डॉक्टर कर्बी कॉलियर ऑफ रोचेस्टर, एक और नाम आ गया, डॉक्टर कर्बी कॉलियर। ये भी मतलब क्या लिखते हैं, साइकेट्रिस्ट थे, रोचेस्टर न्यूयॉर्क के पास ही एक जगह है, वहां प्रैक्टिस करते थे। I'm just checking my notes. Yes. और इन्होंने वहां पे रोचेस्टर में एक जो गठन करना था वो किया, और उन्होंने अपने 3 मरीजों के साथ अपने ए के ऑफिस में, सॉरी अपने ऑफिस में ए की मीटिंग खोली 1940 में, और वहां से एक बुनियाद बनाई रोचेस्टर में ए का बढ़ावा करने। तो ये भी मेडिकल फील्ड से थे, और इनके साथ थे ड्वाइट एंडरसन ऑफ न्यूयॉर्क। इन सब का नाम जो है दोस्तों, हम अगर बिग बुक के 569 पेज में देखें मेडिकल व्यू ऑफ ए, तो इन सभी डॉक्टरों का वहां पे नाम है, डॉक्टर हैरी टाइबॉट, डॉक्टर कर्बी कॉलियर एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आल्सो ड्वाइट एंडरसन, इन सब का मेडिकल व्यू ऑफ ए में नाम है, क्योंकि इन्होंने ही persuaded the Medical Society of the State of New York in 1944 and later the American Psychiatrists Association in 1949. ये तो इन संस्थाओं से जुड़े थे, अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन, अमेरिकन मेडिकल सोसाइटी ऑफ द स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क, जिन्होंने शराबीपन को एक बीमारी के रूप में न केवल पहचाना, पर ये घोषणा करी कि ये एक डिजीज है। और जब ये घोषणा करी, उसके बाद इस बीमारी को समझने में, इस बीमारी का ए द्वारा प्रचार करने में, इस बीमारी का रोकथाम करने में, रिकवरी में एड करने के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुआ। क्योंकि जब तक ये मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी कि शराबीपन एक बीमारी है, तो तब तक इसको एक बुरी आदत के रूप में देखा जाता। ऑन द स्क्रीन इन द मीन टाइम फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ चित्र है, कुछ फोटोग्राफ्स है, पिक्चर्स है उन लोगों की, इनके बारे में बात कर रहा हूँ। अभी इस टाइम पे डॉक्टर हैरी टाइबॉट और डॉक्टर कर्बी कॉलियर है। इससे पहले Sumesh, if you can repeat the earlier photographs you put in the chat box. Thank you. As I just want to mention, as Sumesh is doing a great job helping me in fishing out these pieces of data and information and photographs from the annals of our Google search engine. तो यहाँ पे उनके भी चलचित्र आएंगे, बाकियों के सैम शूमेकर थे, फादर एडवर्ड डाउलिंग थे, और अभी हमने बात करी कि आगे सैम शूमेकर, फादर एडवर्ड डाउलिंग। थोड़ी सी समय टाइमिंग ठीक करनी पड़ेगी, जब मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ उसी टाइम आएंगे तो थोड़ा सा मजा और आएगा, बट आई एम श्योर we'll get used to it and synchronize as we advance. Thank you so much. तो जैसे मैं कह रहा था, इन लोगों का जो मेडिकल फील्ड में जो इनकी महत्ता थी, उसको इन्होंने एसोसिएशंस के द्वारा स्वीकृति जो प्राप्त करी कि एक बीमारी है, उससे बिल डब्ल्यू यहाँ पे कह रहा है, लेट मी एज अ लेमैन रीड पेपर्स अबाउट ए इन द एनुअल गैदरिंग्स। लेमैन, बिल डब्ल्यू को डॉक्टर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसको इजाजत दी गई कि ए की मेडिकल की अमेरिका की मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस में वो आए और अपना वार्ता गए, बात करे, रीड करे ए के बारे में, और अल्कोहलिज्म एक डिजीज है उसके बारे में वो अपनी तरफ से प्रमोट करे कि ये डिजीज है और ए के पास इसका समाधान है। इसकी इजाजत जो इनको दी गई है इन डॉक्टरों के द्वारा, वो बहुत कारगर सिद्ध हुई। एक इसको बीमारी घोषित करने में, और उसकी वजह से thus hastening the acceptance of the then little known A by physicians all over the globe, पूरी दुनिया में लोगों को ये पता चला कि शराबीपन एक बीमारी थी, नहीं तो उसको एक बुरी आदत और एक कमजोरी समझा था। लेकिन ये विचारधारा में परिवर्तन आया, वो इन डॉक्टरों के सहयोग और इनके प्रभाव की वजह से, और जैसे छोटी छोटी इन्होंने मदद करी, बिल डब्ल्यू को बोलने दिया उस कॉन्फ्रेंस में 1949 में, उससे
एक तीव्रता प्राप्त हुई, गति बनी एक ही मूवमेंट में। और वो कह रहा है फिजिशियंस ऑल ओवर द ग्लोब, सिर्फ यूएसए में नहीं, सिर्फ अमेरिका में नहीं, पूरे विश्व में डॉक्टरों को जानकारी हुई ए के बारे में और शराबीपन की बीमारी में और गहराई से। The value of Dr. Tybot's contribution then and since is beyond calculation. हिसाब लगाना मुश्किल है उसके योगदान का, डॉक्टर टाइबोट। When he first met Harry, he was serving. Sorry, when we first met Harry, he was serving as chief psychiatrist of one of the America's finest sanitariums. Finest sanitarium, यानी कि एक वेलनेस सेंटर, ट्रीटमेंट सेंटर बोल सकते हैं सैनिटेरियम को। वर्ल्ड्स फाइनेस्ट सैनिटेरियम से बात कर रहा है ब्लाइथवुड, कनेटिकट, यूएसए। वहां पे ब्लाइथवुड हॉस्पिटल करके एक सैनिटेरियम था, अमेरिका फाइनेस्ट, फैली हुई जगह, कई इमारतें, एक छोटा सा गोल्फ कोर्स, बाग बगीचे, सब कुछ था सैनिटेरियम। वो वहां पे चीफ साइकेट्रिस्ट का काम कर रहा था डॉक्टर। जब पहली बार हैरी टाइबोट से ये लोग मिले, यानी कि बिल मिला। His professional skill was widely recognized by patients and colleagues alike. यानी कि उसके जो काम था वो सभी सराहना करते थे उसके काम की, चाहे वो उसके मरीज हो, चाहे वो उसके साथ काम करने वाले उसके कार्यकर्ता हो, सहकर्मी हो। At that time, the modern art of psychiatry was just passing out of its youth and had begun to claim worldwide attention as one of the great advances of our times. देखो यही समय था जब मनोविज्ञान की एक तरह से बढ़ावा हो रहा था। नहीं तो मेंटल डिजीज के बारे में तब तक जो था और साइकेट्री जो थी वो इतनी ज्यादा विकसित नहीं हुई थी। दिमागी बीमारियों के बारे में बात करना या तो शर्मिंदगी की बात थी, या फिर उसके बारे में मेडिकल फील्ड को भी ज्यादा समझ नहीं थी। लेकिन ये एक रेवोल्यूशनरी दौर था मेडिकल साइकेट्री की फील्ड, जब साइकेट्रिस्ट आगे आ रहे थे और इंसान के मनोविज्ञान के, उसके दिमाग की प्रक्रियाओं के बारे में बात करनी शुरू कर रहे थे और मान रहे थे कि हाँ ठीक है, दिमागी बीमारियां भी होती हैं, वो क्यों होती हैं और उनका समाधान और उनका इलाज कैसे किया जाए। तो दिस वाज अ वेरी टेस्टिंग एंड ट्राइंग टाइम, एक परीक्षा की घड़ी थी मनोवैज्ञानिकों के लिए। The process of exploring the mysteries and the motives of the unconscious mind of man was already in full swing. यानी कि ये अभी ये एक प्रयास सा चल रहा था, रहस्यमय तरीकों से किस तरह एक इंसान का दिमाग काम करता है, उसके क्या मकसद है, उसके क्या यहाँ पे मंशाएं हैं, क्या मोटिव्स है, क्या कैसी नीयत है उसकी, किस प्रकार से उसका दिमाग कैसे घूम रहा है। इस पे जो था एक प्रयास चल रहा था, एक एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम, प्रयोग चल रहे थे कि कैसे इसको समझा जाए और एक्चुअली असल में हो क्या रहा है अंदरूनी दिमाग के अंदर इंसान के। बड़ी चर्चा का विषय था ये, बड़ी चुनौती भरी ये इस टाइम का समय था इस कार्य में। नेचुरली द एक्सप्लोरर्स रिप्रेजेंटिंग, मैं लास्ट पैराग्राफ दे रहा हूं, naturally the explorers representing the several schools of psychiatry were in considerable disagreement respecting the real meaning of the new discoveries. कई कई चीजें आती है, कई अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट थे, यानी कि विचारधाराएं अलग अलग थी। While the followers of Carl Jung saw value, meaning and reality in religious faith, इसमें कार्ल जुंग था जिसे हमें पता है कि वेरी गुड फ्रेंड ऑफ ए, जो पहली बार रोलैंड हैरस से मिला था, उसने बोला था यार स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जरूरी है आपको अगर शराब से दूर रहना है। लेकिन कार्ल जुंग अपने में एक तरीके से अकेले ही था, बहुत कम लोग थे जो धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र से इंसान की दिमागी बीमारियों का इलाज का एक निष्कर्ष ढूंढ पाए, समझ पाए इस बात को। उनकी इतनी दूरदर्शिता थी। आमतौर पर डॉक्टर जो थे वो इससे सहमत नहीं थे। द ग्रेट मेजोरिटी ऑफ साइकेट्रिस्ट इन दैट डे डिड नॉट, यानी कि वो नहीं मानते थे। और इनमें सबसे माहिर जो साइकेट्रिस्ट थे उस टाइम के वो थे डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड। उनकी जो व्यू थी कि रिलीजन जो है, धर्म जो है, वो सिर्फ एक कंफर्टिंग फैंटेसी ऑफ मैन्स मैच्योरिटी। अभी इंसान जो है ना, अभी छोटा सा बच्चा है, तो वो सिर्फ धर्म को एक सहारे की तरह से यूज करता है, उसका इस्तेमाल करता है अपनी निजी समस्याओं के लिए। कोई दम नहीं है धार्मिक और आध्यात्मिक बातों, उसका ये मानना सिगमंड फ्रॉइड।
सिगमंड फ्रॉइड का एक और चेला था डॉक्टर एडलर, वो भी इसी स्कूल ऑफ थॉट पे था। तीसरे नंबर पर था कार्ल यूंग। हमारी किस्मत अच्छी है दोस्तों कि रोलैंड हैजर्ड कार्ल यूंग के पास ही गया, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड बहुत बिजी था, उसने काम करना छोड़ दिया था, उसको इतना काम था। डॉक्टर एडलर के पास भी रोलैंड हैजर्ड के लिए टाइम नहीं था, तो वो स्विट्जरलैंड पहुंचा कार्ल यूंग के पास। ये हमारी किस्मत अच्छी थी, नहीं तो हम आज बैठ के ना साइको एनालाइज कर रहे होते चीजों को, भगवान को नहीं मान रहे होते। तो ये हमारी खुशनसीबी थी कि आज 90 साल बाद हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस जीवित है। हम जीवित है क्योंकि हम सोबर हैं, क्योंकि हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस के साथ जुड़े हुए हैं। अदरवाइज थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। तो भगवान ऐसे ही रहस्य में तिरकू से काम करता है, इसलिए रोलैंड हैजर्ड को सिगमंड फ्रॉइड और एडलर के पास ना भेज के कार्ल यूंग के पास भेजा। तो उसका जो स्कूल ऑफ थॉट था सिगमंड फ्रॉइड का, ये था कि ये एक बचपना है, मेच्योर है अभी आदमी, आगे जाके जब उसको when he grew up in the light of modern knowledge, he would no longer need such support। ये धर्म और आध्यात्मिकता का सहारा ले रहा है क्योंकि अभी बचपना है, एक बार बड़ा हो जाएगा तो सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिगमंड फ्रॉइड की view है, ये विचारधारा। शुक्र है, जैसे मैं कह रहा हूँ रोलैंड हैजर्ड उसके पास नहीं गया, नहीं तो हम ईश्वर के बारे में बात ही नहीं करते होते। हमारा प्रोग्राम है, मेरे ख्याल से मैं ब्रेक लेता हूँ। We are now at 7:27. Well, stop over here today. Page 3. The background against which in 1939 Dr. Harry had seen two spectacular errors. Dr. Harry Tybalt अपने और तजुर्बे की बात करेंगे। Before concluding, मैं शेयर करना चाहूंगा, कल हम कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर रहे थे। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस आई गॉट इज संगोष्ठी, एंड कन्वेंशन ऑफ कोर्स इज सम्मेलन। और इनके बीच में एक सटल डिफरेंस ये है कि कॉन्फ्रेंस में एक मकसद पे बात हो रही होती है, चंद लोग होते हैं, क्लोज डोर्स में हो रही होती है, उसका ज्यादा प्रचार नहीं हो रहा होता है। दायरा जो होता है वो सीमित होता है, बातचीत का एक मकसद होता है और कम लोग होते हैं। और सम्मेलन में इट्स मोर वाइडली स्प्रेड, मच मोर पीपल। जैसे कि हमने देखा है कैसे 5000 से 1980 में 22,500 तक लोग कन्वेंशन में आते थे। कई चीजों के बारे में चर्चा होती है, कई बैनर्स लगे होते हैं कॉन्फ्रेंस में, ये चीजें बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ्रेंस एंड कन्वेंशन और संगोष्ठी और सम्मेलन। तो थैंक यू एवरीबॉडी, टेक अ ब्रेक। एवरीवन 7:30 बैक टू विनय। थैंक यू। थैंक यू अतुल जी, एक्सीलेंट, मजा आया पढ़ने में फिर से एक बार। तो आपने कॉन्फ्रेंस और कन्वेंशन के बीच का ही फर्क बताया। ज्यादा देर ना करते मैं राजेश जी को बुलाता हूँ। राजेश जी प्लीज। जी धन्यवाद। मेरा नाम राजेश है, मैं एक शराबी हूँ। थैंक यू विनय जी सर्विस के लिए, और बहुत बढ़िया अतुल जी। और सच में यार समीर जी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भाई। और अतुल जी बहुत मेहनत लगती है भाई, ऐसे नहीं मिल जाते। तो पहले ये जो शख्सियतें बोलूंगा, और ये ना गुड सोल, ये लोग नहीं होते तो सच में अल्कोहलिक एनोनिमस का बहुत मुश्किल था। तो इन्होंने हमारे बारे में क्या बोला और हमने इनके बारे में क्या बोला, बीडब्ल्यू ने भी यार कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन लोगों को जो सम्मान के ये हकदार थे, हालांकि टाइम लगा इन लोगों को मतलब जगह देने के लिए हमारी किताबों में, बाकी जगह, लेकिन बीडब्ल्यू ने भी कोई, हर एक व्यक्ति के लिए एक एक आर्टिकल लिखा हुआ है बिल, हर एक व्यक्ति। इनमें से किसी भी को, चाहे फादर डॉलिंग को पकड़ लो, चाहे सैम शूमेकर को पकड़ लो, डॉक्टर हाई टैबलेट को पकड़ लो, चाहे कोलियर को पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो इनमें से डॉक्टरों को, या रिलीजन के जो लोग हैं। ये दो जो फील्ड है ना, एक रिलीजन और एक ये मेडिकल, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। पेज नंबर 364, लैंग्वेज ऑफ हार्ट, हमारी किताब लैंग्वेज ऑफ हार्ट में एक आर्टिकल लिखा, सिर्फ एक आधा पैराग्राफ ही पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं, मतलब नहीं तो कई मीटिंग्स लग जाएंगी इन चीजों में। तो 364 में उन्होंने इसी कन्वेंशन का जिक्र करा है बिल ने, कि यार किस प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति, फादर एडवर्ड को टू फादर एड गॉड स्पीड,
अब गॉड स्पीड से आप मतलब जो मर्जी निकाल लो जी, विशिष्ट भी हो सकता है, सफल यात्रा भी, मतलब कुछ भी बना सकते हो आप इस शब्द का। और ये उन्होंने सेकंड पैराग्राफ अगर मैं लूं तो ब्रिंग ए मूविंग रिकलेक्शन ऑफ हिज अपीयरेंस इन ए सेंट लुइस इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ 1955। अब बिल डब्ल्यू ने इसके बारे में जो बोला कि भाई ये आदमी ऐसा था कि मैंने दुनिया में कभी भी अपनी जीवन यात्रा में, बिल डब्ल्यू के कितने बड़े शब्द हैं कि मैंने अपनी जीवन यात्रा में इन माई एंटायर acquaintance अवर फ्रेंड फादर एड इज ओनली वन from whom I have never heard a resentful word and whom I have never heard a single criticism। ऐसे भी लोग पैदा हुए हैं भाई साहब धरती पे। बिल कह रहा मेरी पूरी जीवन यात्रा में मैं किसी जानकारी में मेरा कोई आदमी नहीं है कि जैसे इस व्यक्ति ने किसी के लिए कोई खुंदक नहीं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई किसी का अच्छा नहीं, कोई भलाई। और एल्कोहलिक एनोनिमस के ग्रुप खोले यार इन लोगों ने। फादर हैड हेल्पर टू स्टार्ट फर्स्ट ए ग्रुप इन दिस टाउन। ही वाज द फर्स्ट clergyman of his faith to note the surprising resembling between the spiritual exercise of Saint Ignatius, फाउंडर ऑफ जेसट ऑर्डर। अच्छा मैं थोड़ा सा इंग्लिश तो मेरी वैसे ही है लेकिन मैं सीधा सीधा कर देता हूं इनको। इन्होंने जो इनके 12 अभ्यास होंगे ना क्रिश्चियनिटी में, खासकर कैथोलिक क्रिश्चियनिटी में, उनसे हमारे 12 कदमों को कंपेयर करा कि ये सेम सेम है भाई। और लोगों को ये बताने की कोशिश करी हमारे 12 कदमों के बारे में। हमारे ग्रुप खोले जा रहे हैं, हमारे 12 कदमों का प्रचार प्रसार उस तरीके से करा जा रहा है कि यार ये जो क्रिश्चियनिटी में 12 कमांड है या 12 जो चीजें हैं, ये अल्कोहलिक एनोनिमस के बिल्कुल 12 स्टेप्स ऑफ द अल्कोहलिक एनोनिमस। एज अ रिजल्ट ही वाज टू क्विक राइट ए 1940 फर्स्ट कैथोलिक रिकमेंडेशन ऑफ ए एंड व्हिच हैव बीन द नॉलेज। मतलब इस तरीके से कैसे कोई व्यक्ति ए का साथ दे सकते हैं खड़े होके। तो अल्कोहलिक एनोनिमस को इन लोगों से जो मिली है, जो भी चीजें मिली हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है ये, बीडब्ल्यू ने इसमें जिक्र करा हुआ है इस आर्टिकल में कि द क्वीन वर्क, तो उन्होंने हमारे बारे में लिखा एक मतलब एक क्वीन वर्क में उन्होंने हमारे बारे में पहली बार उन्होंने लोगों को ये बताने की कोशिश करी कि 12 सिद्धांत जो हमारे हैं वो यार ये 12 स्टेप के जैसे हैं, कितनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं जीवन में। सैम शूमेकर का भी सेम है। सैम शूमेकर का भी इसी किताब में भी आप दे सकते हैं, पेज नंबर 353 जिस किताब को हम पढ़ रहे हैं, या फिर लैंग्वेज ऑफ हार्ट में भी आप पेज नंबर 379 पे बिल डब्ल्यू का लिखा हुआ आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अब मैं हैरी टैबूत के बारे में जो बिल ने लिखा है ना, एक्चुअली क्या हुआ था कि ये तीनों डॉक्टर इकट्ठे हैं, उस इंसिडेंट को पकड़ लेते हैं 1944 में। एक्चुअली क्या है कि हमारी अभी तो यार सच में हम बड़े भी नहीं हुए हैं। 1944 तक तो हमारे क्लेश ज्यादा बढ़ गए, ग्रुप तो खुल गए, लेकिन हमारे पास कोई ट्रेडिशन भी नहीं है ग्रुपों को चलाने की। दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, इनोनोमिटी ब्रेक हो रही है, पैसे की समझ नहीं आ रही है। अल्कोहलिक एनोनिमस में डी रॉकफेलर के फ्रेंड को भी लिख के दिया वापस की भाई साहब हम अब सक्षम हो गए हैं, फुली सेल्फ सपोर्टिंग हो गए हैं, अब हमें पैसे की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं समझ आ रही है कि अल्कोहलिक एनोनिमस को चलाना कैसे है। और भाई मेडिकल सोसाइटी का उस टाइम सबसे बड़ा योगदान क्या हुआ कि अमेरिकन गेट मेडिकल एसोसिएशन ने हमारी फेवर कर दी। 1944 एंड में मेडिकल सोसाइटी ऑफ स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क ने एनुअल मीटिंग में पेपर पढ़ने के लिए बीडब्ल्यू को बुला लिया। हालांकि ये फर्स्ट टाइम था इतिहास में कि मेडिकल सोसाइटी किसी लेमैन से पेपर पढ़वाए। मतलब ही नहीं है ना, वो तो किसी डॉक्टर से, किसी और ये जो और शोधकर्ता होते हैं जैसे पीएचडी या डीएलटी लोग होते हैं, इनसे पढ़वाएगा। ये तो लेमैन था, लेमैन को बुलाएगा। कितने प्रभावित और सबसे बड़ा रोल था डॉक्टर हैरी टैबूट। यहाँ पर ये तीनों पोजीशन थे जिनके नाम है, खासकर डॉक्टर हैरी टैबूट, कैरी कोलियर, ये कैरी कोलियर और फोस्टर कैनेडी, इन्होंने खड़े होकर तालियां बजाई जब ये खड़े हुए ना पेपर पढ़ने के बाद। बिल डब्ल्यू का जब पेपर पढ़ा इन्होंने, डॉक्टर डब्ल्यू बॉयर के बारे में भी आगे लिखा हुआ आएगा, तो भाई साहब इतनी बड़ी सपोर्ट हमें इससे मिल गई। और 1949 में अमेरिकन साइकेट एसोसिएशन ने सेम काम करा। उन्होंने भी अपनी एनुअल मीटिंग थी उनकी मॉन्ट्रियल में, उन्होंने पेपर पढ़ने के लिए बिल डब्ल्यू को बुलाया। और बिल डब्ल्यू ने जो उसके बारे में, उस पेपर के बारे में जिक्र करा है, वो मैं पेज नंबर डॉक्टर हैरी टैबूट, हाँ ये पेज नंबर है जी 369, लैंग्वेज ऑफ हार्ट किताब है। और इसमें उन्होंने हैरी टैबूट के बारे में, अगर 370 पे जाएंगे
क्योंकि अगर मैं 369 पे पढ़ूंगा तो ये अगला पैराग्राफ हो जाएगा जो कल हम पढ़ेंगे। तो इस 370 पे उन्होंने ये सभी डॉक्टरों के बारे में जिक्र करा है। ये भी मैं एक पैराग्राफ जो है वो पढ़ देता हूँ। इन 1944 हेल्प्ड बाय द डॉक्टर कैरबी कॉलर, डेविड एंडरसन ऑफ न्यूयॉर्क डॉक्टर Harry by the persuaded American Medical Society of the state of New York to let me, a layman, read a paper about AA, their annual gathering. और 5 साल बाद, उसके 5 साल बाद 1949 में भी सेम काम हुआ। कह रहा है दिस टाइम रेशो अगेन स्पीरहेड बाय हैरी परस्यूडेड। तो चाहे अमेरिकन साइकेट एसोसिएशन हो, चाहे अमेरिकन मेडिकल सोसाइटी हो, दोनों को परस्यूडेड, दोनों को समझाने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो हैरी टैबट का था। और उन्होंने लिखा दिस टाइम इन 1949 एनुअल मीटिंग इन मॉन्ट्रियल, बाय देन ए अबाउट 10,000 मेंबर हमारे हो गए थे, एंड मैनी साइकिस्ट हैड ऑलरेडी सीन द क्लोज रेंज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ देयर पेशेंट। अब अपने पेशेंट पे इस चीज को आजमाने लगे थे। लेकिन एक चीज जो अगली पैराग्राफ में लिख रहा कि लगातार तालियां बज रही फॉर ए हु वर प्रेजेंट एट द गैदरिंग, इट इज द ब्रीथ टेकिंग हॉल। सांस रोकने, जैसे सांस रुक जाती है ना जब बीडब्ल्यू ने प्रेजेंट करा उसको, तो सांस रोकने वाला। और बीडब्ल्यू की प्रेजेंटेशन क्या थी? द सिप्चुअल एक्सपीरियंस। द प्रेजेंटेशन वुड बी द सिप्चुअल एक्सपीरियंस एज वी अंडरस्टूड इट। और इस तरीके से अब देखो, कोई मेडिकल का पेपर नहीं पढ़ा है बीडब्ल्यू में। बीडब्ल्यू की दोनों क्लास नहीं है, एक धर्म की क्लास है, एक मेडिकल की क्लास है। लेकिन बीडब्ल्यू से लोग सुनना चाह रहे हैं कि इतना बड़ा कन्वर्जन कैसे हो सकता है, कैसे इस प्रकार की चीज हो सकती है। अब जल्दी से डॉक्टर कार्लिंग 36 हो गए, 1-2 मिनट और दे देना जी मेरे को। जल्दी से मैं डॉक्टर कार्लिंग को ये एक्चुअली ये दो जो डॉक्टर थे, ये पेज नंबर 26-27 पे भी जाके जो अतुल जी ने जिक्र करा, हम बिग बुक में जिक्र कर सकते हैं। अच्छा, दोनों तरीके से इन सबको देख सकते हैं हम। जो अतुल जी ने बिग बुक में पेज नंबर 569 बोला बिग बुक का, उसमें इन लोगों ने हमारे बारे में क्या बोला है वो पढ़ने वाला बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो इन लोगों ने। ये तो हम इन लोगों के बारे में कह रहे हैं ना, एक वो व्यू है जो एल्कोहलिक एनोनिमस इन लोगों के बारे में बोला जा रहा है, और एक व्यू वो है जो ये इन्होंने एल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में बोला है। तो अगर वो पढ़ना हो तो बिग बुक के चौथे एडिशन की वो 569 पेज नंबर 569 पे जाके आप प्रॉपर तरीके से इस चीज को पढ़ सकते हो कि इन्होंने हमारे बारे में, चाहे ये 5-6 डॉक्टरों ने हमारे बारे में 5-5, 6-6 लाइन का वो छोटा छोटा जो हमारे बारे में इन लोगों ने बोला है वो है। अब ये दो डॉक्टर एल्फ्रेड एडलर, सिगमंड फ्रेड, सबसे पहले जो रोलैंड हैजर्ड गया था वो इनके पास गया था। एक बीमार थे, एल्फ्रेड एडलर बीमार थे, सिगमंड फ्रेड के पास टाइम नहीं था, 6 महीने तक अपॉइंटमेंट ली थी उस बंदे के पास। इन्होंने रिकमेंड करा था डॉक्टर कार्लिंग को कि रोलैंड हैजर्ड को बोला कि हमारे पास तो एक बीमार है, एक के पास 6 महीने अपॉइंटमेंट नहीं है। तो पेज नंबर बिग बुक जो 27 पे हम पढ़ते हैं ना कि इन्होंने रिकमेंडेशन करके कि स्विट्जरलैंड में चला जाए भैया, वहां पर डॉक्टर कार्लिंग है। हालांकि ये लोग बहुत जुड़े हुए थे आपस में, लेकिन मेन डिफरेंस क्या था? एल्फ्रेड एडलर और सिगमंड फ्रेड क्यों डॉक्टर कार्लिंग से के साथ वो मेल नहीं खा पाया? वो बोलते थे यार हमारी ना मेडिकल, हमने किसी पेशेंट का इलाज करना मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे डॉक्टर भी बोलते हैं ना भैया दवाई शवाई देना, ये क्या तू सिप्चुअल कन्वर्जन को लेके बैठ जाता है। लेकिन डॉक्टर कार्लिंग अपनी थ्योरी पे अड़े थे। अगर देख लो ये डिवाइन पावर कैसे काम कर रही है। अगर ये इस थ्योरी पे अड़े नहीं होते तो सच में जो अतुल जी ने बोला ना, आज हम वाकई ही भटक रहे होते। तो इनकी थ्योरी में और इनकी थ्योरी में, अब एडलर और इसकी थ्योरी क्या थी कि आदमी में इंफेरिटी होती है भाई बचपन से लेकर, आदमी इस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलने के लिए उस चीज को, उसको ये साइकिस्ट, ये गॉड भी हैं एक्चुअली इस जगत को, अभी ये ग्रोन हो रहा है। पहले इससे पहले थे नहीं डॉक्टर एल्फ्रेड, सिगमंड फ्रेड हो गया, डॉक्टर कार्लिंग हो गया, डॉक्टर हैरी टैबट हो गए, ये इनसे ये चीजें स्टार्ट हो रही हैं, मतलब दुनिया को ये चीज पता लग रही है। लेकिन यार डॉक्टर कार्लिंग का जो हम नीचे पढ़ते हैं ना पेज नंबर 27 पे कि आइडिया, इमोशन और एटीट्यूड में डिस्प्लेसमेंट एंड रीअरेंजमेंट, ये मेरे को सिप्चुअल अवेकनिंग की सबसे बेहतरीन परिभाषाओं में से एक लगती है। इसके द्वारा जो है वो तेरे जैसे अल्कोहलिक, तेरे जैसी क्लास,
मतलब नॉर्मल को तो ठीक हो जाते हैं लोग, हैवी पीने वाले या फिर वो जो सोशल ड्रिंकर है वो तो ठीक हो सकते हैं। जो हमारे जैसे क्रॉनिक अल्कोहलिक है उनके लिए ये दो चीजें रिक्वायर्ड हैं कि उनके विचारों में, उनकी भावनाओं में, उनके व्यवहारों में पहले पिछले हटेंगे और फिर नए अरेंजमेंट होगा, तब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन या साइकिक चेंज या जो मर्जी वर्ड हम यूज कर लें। तो उस प्रकार से ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो अल्कोहलिक एनोनिमस को मिला। अब देखो दोनों थॉटों में एक देख लेते हैं कि ये हमारी जो धारा बह रही है ना, ये सोल्यूशन आ रहा है। ये जो डॉक्टर कार्ल जंग से, रोलैंड हैजर्ड या सिब्रा ग्रे से, इनके माध्यम से जो एबीटी और बिल डब्ल्यू, डॉक्टर बॉब, इनके पास जो चीज आ रही है, ये धारा आ रही है सोल्यूशन। और एक बीमारी के बारे में डॉक्टर सिल्कवर्थ से, और ये जो पेज नंबर 569 है बिग बुक का, सबसे पहले हमने जगह जो है वो डॉक्टर सिल्कवर्थ को दी है कि डॉक्टर सिल्कवर्थ ने जो हमारे बारे में सोचा या हमने डॉक्टर सिल्कवर्थ को के बारे में सोचा, उसके बारे में। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। थैंक यू राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। रिकॉर्डिंग